नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। दिल्ली में चल रहे G20 की बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुई है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में G20 शिखर के मौके पर ऋषि सुनक से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने व्यापार संबंधों को और मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की है। भारत और ब्रिटेन के एक समृद्ध और सस्टेनेबल प्लैनेट्स के लिए काम करते रहेंगे। इससे पहले दोनों देश के नेता मई में हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में मिले थे, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते, इनोवेशन और साइंस के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर व्यापक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार शाम को भारत पहुंचे। इसके बाद शनिवार को G20 के पहले सेशन में हिस्सा लिया और उसके बाद पीएम के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई। दरअसल दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच यह बातचीत 2022 में शुरू हुई थी। इस साल 8 से 31 अगस्त के बीच में दोनों देशों के व्यापार समझौते के लिए 12वें दौर की बातचीत हुई थी। सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच अभी तक की बातचीत बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। बता दें कि भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में इसकी सभी बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में नए बने भारत मंडपम में हो रही है। शनिवार को पहले दिन की बैठक के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऐलान समेत कई और बड़े फैसले लिए गए। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नंबर 2 रैंक वाले नेता ली इस समय 9 से 10 सितंबर तक भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्थान पर नई दिल्ली में हैं। शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ली ने कहा कि प्रभावशाली समूह को विभाजन के बजाय एकता, टकराव के बजाय सहयोग और बहिष्कार के बजाय समावेशन की आवश्यकता है। शिखर सम्मेलन में शनिवार को पहले दिन चीन और इटली के नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से खास मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने G20 सदस्यों के बीच एकता की आवश्यकता को रेखांकित किया और आर्थिक वैश्वीकरण के लिए सहयोग और दृढ़ समर्थन का आह्वान किया। G20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ली ने G20 सदस्यों से आर्थिक वैश्वीकरण को दृढ़ता से बढ़ावा देने, औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता और सुचारुता को संयुक्त रूप से बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि G20 सदस्यों को एकता और सहयोग की मूल आकांक्षा पर कायम रहना चाहिए और शांति और विकास के लिए समय की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ली ने G20 सदस्यों से विश्वास व्यक्त करने और विश्व आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए व्यापक आर्थिक नीति समन्वय को प्रभावी ढंग से मजबूत करने के माध्यम से वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने में भागीदार के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। चीनी प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 सदस्यों को पृथ्वी के ग्रीन हाउस की रक्षा करने, ग्रीन और कम कार्बन वाले विकास को बढ़ावा देने, समुद्री पारिस्थितिक पर्यावरण की रक्षा करने और वैश्विक सतत विकास को बढ़ावा देने में भागीदार बनने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बता दें कि G20 की इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शामिल होना था, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह ली को भारत भेजा गया है। दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन अफ्रीकी संघ शनिवार को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह का एक नया स्थायी सदस्य बन गया है। अफ्रीकी संघ के जुड़ने के बाद अब इस ग्रुप में कुल 21 स्थायी सदस्य हो गए। इस वक्त सारी दुनिया की नजरें देश में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई है। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया भर से 19 देशों के प्रमुख दिल्ली आए हुए हैं। G20 समिट के दौरान नेताओं का संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। इसको लेकर यूक्रेन ने शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उसका कहना है कि संयुक्त घोषणा पत्र में गर्व करने लायक कुछ नहीं था।
यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने G20 घोषणा पत्र को लेकर आलोचना की और कहा कि इसमें रूस का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने G20 घोषणा पत्र के एक भाग का स्क्रीनशॉट एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखे गए घोषणा पत्र के कई हिस्सों को लाल रंग से हटा दिया गया और शब्दों को सही किया गया। यूक्रेन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने यूक्रेन वॉर के संदर्भ में लिखे गए वाक्यों को सही करते हुए ये देखने की कोशिश की कि उनका देश रूसी आक्रामकता का शिकार है। वहीं निकोलेंको ने फेसबुक पर लिखा, यह स्पष्ट है कि यूक्रेनी पक्ष की भागीदारी से प्रतिभागियों को स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अपनी निराशा के बावजूद निकोलेंको ने घोषणा पत्र में देश की स्थिति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए यूक्रेन के सहयोगियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन उन साझेदारों का आभारी है जिन्होंने पत्र में मजबूत फॉर्मुलेशन शामिल करने की कोशिश की। रूस यूक्रेन संघर्ष से संबंधित चुनौतियों के बावजूद भी G20 नेताओं ने शनिवार को वैश्विक सम्मेलन के पहले दिन संयुक्त घोषणा को अपनाया। इस घोषणा पत्र को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे अच्छी खबर मिली है, हमारी टीम की कड़ी मेहनत के कारण नई दिल्ली G20 लीडर समिट घोषणा पर आम सहमति पाई है। मेरा प्रस्ताव इस नेतृत्व घोषणा को अपनाने का है। मैं इस घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं अपने शेरपा और मंत्रियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसे संभव बनाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के लोगों को लगातार बड़ी सौगातें दे रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग को लाभान्वित करने वाले वादों की घोषणा की है। अब शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना वासियों को भी एक बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मुरैना के जौरा में थे। यहां उन्होंने जौरा नगर पंचायत को जल्द ही नगर पालिका बनाने का ऐलान किया। शिवराज सिंह की इस घोषणा के बाद वहां लोगों ने जमकर तालियां बजाई और सीएम को धन्यवाद दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस वक्त यहां भाषण दे रहे थे उसी वक्त यहां जोरदार बारिश भी होने लगी थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपना भाषण जारी रखा। साथ ही भारी संख्या में जनता भी उत्साहित होकर भीगते हुए उनके भाषण को सुनती रही। शिवराज सिंह चौहान ने वहीं पर जौरा नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा की और कहा कि शिवराज जैसा कोई नहीं, बस एक ही बंदा काफी है। खास बात यह कि कुछ समय पहले ही जौरा नगर पंचायत अध्यक्ष ने सरकार से नगर पालिका बनाने की मांग की, जिसे अपने भाषण के दौरान उन्होंने मंजूरी दे दी। जौरा में जब जोरदार बारिश होने लगी तो उन्होंने बारिश के लिए भगवान महाकाल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में बरसात नहीं हो रही थी। यह अनोखा संयोग है, जिस वक्त मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ उसी वक्त यहाँ जोरदार बारिश हो रही है। यह सब भगवान महाकाल का आशीर्वाद है। मैंने भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की थी, उन्होंने आज सुन ली। इसी के साथ उन्होंने पूरी विधानसभा की जनता के उत्साह की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मेरी जनता भीग रही है तो मैं भी भीगते हुए सभा करूंगा। जिस वक्त सीएम शिवराज भाषण दे रहे थे उस वक्त केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद थे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले यहां की सियासत में बड़ा बदलाव आया है। अशोक गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री और लाल डायरी को लेकर राज्य की राजनीति में कांग्रेस सरकार के लिए बवंडर खड़ा करने वाले विधायक शिवसेना में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शनिवार को झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह गुढ़ा की शिवसेना में एंट्री हो गई। शिवसेना में शामिल होने वाले राजेंद्र सिंह गुढ़ा की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, वो सच के लिए लड़ते हैं, सत्ता के लिए नहीं, इसलिए इन्होंने सत्ता छोड़ दी। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने ही सच्चाई के लिए और बाला साहेब ठाकरे के विचारों और जनहित के लिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था। राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा के अंदर लाल डायरी दिखाकर अचानक से चर्चा में आए थे। राजस्थान की गहलोत सरकार की कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने के बाद गुढ़ा ने 24 जुलाई को विधानसभा में लाल डायरी लेकर आए थे। उनकी ओर से यह दावा किया जा रहा था कि इस डायरी में सीएम गहलोत के खिलाफ आरोपों की पूरी जानकारी है। हालांकि तब उन्हें सदन से ही बाहर कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि लाल डायरी कांग्रेस के लोगों ने उनसे छीन ली थी। साथ ही सीएम शिंदे ने कहा कि भविष्य में हम बीजेपी के साथ राजस्थान में चुनावी गठबंधन जनता के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ दूसरे देशों में जाकर अपने ही देश को बदनाम करता है और G20 जैसे विश्व स्तर के कार्यक्रम के आयोजन से
जिससे देश का नाम ऊंचा हो रहा है, उसकी भी आलोचना करता है, क्योंकि ये लोग निजी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे आज राजस्थान के दौरे के दौरान शिवसेना के कई नेताओं से मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत करने, अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय दोगुना करने और मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार ये निर्णय यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना अब मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के रूप में जानी जाएगी और इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिए मान्य किया जाएगा। भविष्य में जब जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी, तब तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय को दोगुना करने को स्वीकृति दे दी है। वर्ग 1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए, वर्ग 2 के मानदेय 7,000 रुपए से बढ़कर 14,000 रुपए और वर्ग 3 के मानदेय 5,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए किया गया है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने का निर्णय भी लिया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में 5 या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान पान, यौन अभिरुचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हिंसा करने को शामिल किया गया है। साथ ही योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ितों को प्रतिकर राशि देने का प्रावधान किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रिमंडल ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोइयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। इससे 2.1 लाख रसोइयां लाभान्वित हों। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हाजीपुर के दौरे पर शनिवार को पहुंचे थे। इस दौरान जिले के नगर थाना क्षेत्र में राज्यपाल के काफिले का सड़क हादसा हो गया। काफिले में चल रहे एम्बुलेंस ने पुलिस की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी को चोटें आई हैं। एक महिला सिपाही बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हाजीपुर दौरे के दौरान पूरे जिले के पर्यटक स्थल को घूम कर जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। मिली जानकारी के अनुसार वैशाली के पर्यटक स्थल से पटना लौटने के दौरान बिहार के राज्यपाल के काफिले की सड़क दुर्घटना हो गई। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने अपना नियंत्रण खो दिया। काफिले में चल रहे सिपाही सवार गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक महिला सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। गाड़ी में 5 से 6 लोग सवार थे, सभी को चोटें आई हैं। वहीं गंभीर रूप से जख्मी महिला सिपाही की पहचान कंचन कुमारी के रूप में हुई है, जो नगर थाना में स्थापित है, जिसका इलाज हाजीपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के नाका नंबर 3 के पास हुई है। बता दें कि हाजीपुर में ही अप्रैल महीने में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के काफिले का हादसा हुआ था, जिसमें राज्यपाल के काफिले में चल रही दमकल की गाड़ी अचानक पलट गई थी। इसमें 2 फायर ब्रिगेड के पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए थे। पटना से मुजफ्फरपुर जाने के दौरान हाजीपुर के भगवानपुर में यह हादसा हुआ था। वहीं आज फिर हाजीपुर में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के काफिले का हादसा हो गया है। किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर क्या रणनीति रहनी है, इसके लिए आज हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि दिल्ली की सीमाओं पर हुए किसान आंदोलन की वजह से 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए गए, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून स्वामीनाथन रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी में है। इस बार किसानों को एकजुट करने की जिम्मेदारी युवाओं को सौंपी गई है। महापंचायत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के युवा नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कई जिलों में जाकर किसानों से मुलाकात की। कोहाड़ ने
सोराहा खाप के जनप्रतिनिधियों से भी 10 सितंबर को गोहाना में होने वाली महापंचायत को लेकर विचार विमर्श किया। सोराहा खाप प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान अभिमन्यु कुहाड़ ने 8 सूत्रीय मांगे रखी। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को एक बार फिर से लागू करवाना अब उनका मकसद बन गया है। वहीं किसानों की मांग है कि किसान आंदोलन के समय करीब 150 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी, उन किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर भी गोहाना की महापंचायत में विचार विमर्श होगा। अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि सरकार कई मुद्दों पर विफल नजर आई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकार जनता को धर्म और जाति के नाम पर बांटने में लगी है। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि इस देश को बनाने में हर धर्म और जाति के लोगों का एक समान योगदान है। एक देश एक चुनाव पर बोलते हुए अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि सरकार पहले किसानों के लिए एक देश एक कर्ज माफी कानून लेकर आए, इसके बाद चुनाव की बात करें। खबर मथुरा से है, जहां जरा सी बारिश में भूतेश्वर स्थित रेलवे पुल जलमग्न हो गया। ये वीडियो नगर निगम की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। बता दें कि दिखाई दे रहे दृश्य में मथुरा के भूतेश्वर पुल का है। यह तस्वीर आप पहले भी कई बार देख चुके होंगे। अब तक शासन ने इस गंभीर समस्या की ओर कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाया है। आज सुबह भी हल्की सी बारिश हुई। इस बारिश में यह पुल एक बार फिर से जलमग्न हो गया और एक बार फिर से लोग कश्मकश करते हुए दिखाई दिए। कई वाहन चालकों की गाड़ियां बारिश में फंस गई और खराब हो गई, तो वहीं इसके आगे आम जनमानस भी बेबस दिखाई दिया और अपनी जान हथेली पर डालकर रेलवे ट्रैक से दूसरे रास्ते पर जाते हुए नजर आए। गनीमत रही कि यह बारिश जन्माष्टमी और नंदोत्सव के दिन नहीं पड़ी। अगर यह बारिश जन्माष्टमी पर पड़ती तो स्थिति विकराल हो सकती थी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।